वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय उन्नवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठा दे गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनको कोई आवाज नहीं उठा उसकी वाइस मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। साथियों, आप सभी ने देखा होगा पिछले बार जो है ना, इसके जो चंद्रशेखर बीमारी के अध्यक्ष है उनके ऊपर हमला हुआ है। तो उसके उपलक्ष्य में बात करेंगे। तो हमारे साथ में जुड़े हैं एडवोकेट संतोष साहू जी, छत्तीसगढ़ से हैं। तो इनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद में हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, धन्यवाद। जी, ये जो चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? जी, मैं सर्वप्रथम भीम आर्मी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के ऊपर जो प्राण घातक हमला हुआ उसका मैं निंदा करता हूं। वो हमला हत्या के नियत से ही किया गया था। वो तो गुरुओं की, महापुरुषों की असीम कृपा रही कि वो बच गए। और ऐसे तरीके से जो जघन हत्या करना चाहते थे उनका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और शासन में बैठे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो समाज को, देश को नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका निहत्थे और धोखे से आकर अगर ऐसी हत्याएं होती रही तो भारत में संविधान और लोकतंत्र का क्या होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी, जैसे भी देखा होगा आपने, भीम आर्मी के जो लोग हैं वो मतलब प्रोडक्ट्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और उनके बिहार जो ओबीसी के लोग हैं, कैसे मतलब उसको हर चीज को हैंडल किया जा सकता है? जी, भीम आर्मी की कुछ वीडियो क्लिप आए हैं जो जाति विशेष को लेकर या उत्तेजक शब्दों का उपयोग, उत्तेजना फैलाने जैसा, जो एक दो लोग ऐसे संगठनों में जाने अनजाने हैं या उनका स्टेटमेंट आता है। हालांकि संगठन ऐसे लोगों को इजाजत नहीं देता कि आप किसी जाति विशेष को, धर्म विशेष को आप टारगेट करें और अपमानित करें, असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करें। ऐसे जो लोग भी हैं, जो ऐसे उत्तेजना में आकर, भावनाओं में बहकर जो लोग किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ऐसे लोगों के विचारों से कोई सरोकार नहीं है। वो किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर कभी भी ऐसा असंवैधानिक शब्दों का तो प्रयोग करते ही नहीं। वो बराबर संवैधानिक दायरे में रहकर, कानून का पालन करते हुए भारत में सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। आजादी का आंदोलन कहिए, आजादी किन बातों का, कि हमको छुआछूत से मुक्ति पाना है, हमको ऊंच नीच से मुक्ति पाना है, हमको जातिगत जो प्रताड़ना हो रहा है, जैसे आप भारत में देख रहे हैं कि कोई घोड़ी में चढ़ जाए तो उसकी हत्या हो जाता है, कोई अच्छा मूंछ रख ले, सुंदर नवयुवक है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड में, तो उसकी हत्या हो जाए। ऐसा जो भारत में असामान्य जो सामाजिक ताना बाना है, जो लोग पुराने ख्यालों में मनु के विधान के आधार पे भारत को फिर से चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में जो भारत में संविधान है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो मूल भावना है प्रतिनिधित्व, कि शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल, माइनॉरिटी, सभी के लोगों को संख्या के अनुपात में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में समान अधिकार मिले, संख्या के अनुपात में मिले। और अब भारत दुनिया में जैसा कि साइबर युग है, और साइबर युग में भी अगर आज कोई जाति, धर्म, जन्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पे अगर भेदभाव का लेस मात्र भी मंशा रखता है, वो गलत है। और जहां भी देश में अन्याय, अत्याचार, शोषण, अपमान हो रहा है, भाई चंद्रशेखर जी बिना कहे, बिना पूर्वाग्रह के वो वहां जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और भारत के युवा, वो किसी भी वर्ग का युवा उनको एक आशा भरी निगाह से देखता है। वो एक साहसी नेतृत्व करता है। जी जी, भाई मेघराज सिंह जी, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हत्याएं भारत में हो रही हैं,
चाहे मुसलमान भाइयों को लेकर हो या शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, बैकवर्ड का हो, जो भी नेतृत्व भारत में जन्म लेता है, मनुवादी विचारधारा के लोग उनके पीछे पड़ते हैं और उनको लगता है कि हम विचारों से विचारों का जवाब नहीं दे सकते, तो उनकी हत्या कर दो। भारत में ऐसी एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी को देखिए, संत तुकाराम महाराज को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, महाराज जो महाराज के पुत्र है संभाजी राजे, उनको देखिए। ऐसी कितनी बातें हैं जो भारत में ऐसा सदियों से, बल्कि कहें कि 3000 साल के अंदर से नेतृत्व करने वालों की जो हत्याएं होती हैं, वो हत्या विचारों का होता है। क्योंकि शरीर, जो शरीर में विचार है, उस शरीर को मार दो, उसकी गति रुक जाएगी, विचारों का हत्या हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अब तो भाई चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा संपूर्ण भारत में जो सामाजिक आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे हैं, चंद्रशेखर भाई जी का एक बड़ा उपलब्धि है कि वो अपने जैसे लाखों युवा उन्होंने वैचारिक रूप से पैदा किया है। मेरा सवाल दूसरा ये है कि हमारी लड़ाई जो तकरीबन भारतवासियों की जो लड़ाई है ब्राह्मणवाद के साथ में तकरीबन तो सभी की लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। इसमें राजपूत जो, जिनको राजपूत बोलते हैं, वो जो मतलब इनको क्षत्रिय है तो ब्राह्मणों को गुलाम ही है, तो इनको सामने कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों सामने आकर धमकियां देते हैं, लड़ाई करते हैं? क्या कारण है इसके पीछे, क्या समझते हैं जी? देखिए, राजपूत समाज भी भारत में बड़ा कुर्बानी दिया है। महाराणा प्रताप जी को कौन नहीं जानता है, ऐसे अनेक युग पुरुष हुए हैं। और क्षत्रिय समाज भारत में भारत की अस्मिता के लिए लड़ा है, ये कहने की बात नहीं है। पर हर समाज में कोई ना कोई उपद्रवी होता है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज तो नहीं कहता किसी व्यक्ति विशेष को कि तुम जाके ऐसा जघन्य अपराध करो, समाज को बदनाम करो, ऐसे कोई नहीं कर सकता। पर क्षत्रिय समाज को जो अब टारगेट किया जा रहा है कि मूल निवासी बहुजन समाज वर्सेस क्षत्रियों का आपस में भिड़ंत हो जाए, ऐसा बड़े प्लान और षड्यंत्र के द्वारा ये मामला देश में बड़े बारीकी से खड़ा किया जा रहा है। मैं भारत के सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमको संवैधानिक दायरे में कानून का पालन करते हुए, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो जीवन है वो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है। संख्या के अनुपात में भारत के सभी संवैधानिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व रहे, किसी की कोई लड़ाई नहीं है। और जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जन्म से नीच का जो एक भ्रामक, भारत में सबसे बड़ा झूठ क्या है? भारत में जो लोग झूठ बोल देते हैं कि मोबाइल में है दिल्ली में और बता दी मुंबई में, ये कोई झूठ नहीं। भारत में सबसे बड़ा झूठ है वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था। ये झूठ है जिसको फैलाया गया, उसको बल दिया गया, उसको धर्म साहित्यों के माध्यम से मान्यता दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन्म से आप बता सकते हैं, दुनिया में कोई बता सकता है कि जन्म के आधार पे कोई पवित्र होगा और कोई अपवित्र होगा? हाँ, कर्म जो है, कर्म को मान्यता नहीं है। कर्म को अगर मान्यता होता तो पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में अपमान नहीं झेलना पड़ता। तो बहुत सारी बातें हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी के प्रमुख, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर भाई आजाद जी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भीम आर्मी संगठन में जो भी पदाधिकारी कार्य करता है उनसे भी विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप शब्दों की मर्यादा को समझिए। आप अपना जो भी विचार है उसको संवैधानिक दायरे में रखिए। आपका एक छोटा सा भी बात इतना बड़ा जो आंदोलन है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। और जवाब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देना पड़ता है। जैसे अभी कुछ वीडियो क्लिप आ रहे हैं कि राजपूत क्षत्रिय समाज को अपमानित किया जा रहा है।
वो करने वाले एक आध लोग होंगे, सिंगल 1-2% होंगे, लेकिन संगठन को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हम आवेश में, गुस्से में आके, हमारा नियत ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर हमला कर दें, किसी को हम भला बुरा बोलें, ऐसी हमारी नियत नहीं है। पर इतना बड़ा जो हमला हुआ वो तो प्राण घातक हमला था, वो तो हत्या के नियत से ही गोली चलाई गई। तो इससे कुछ युवा आवेश में आके कुछ बात बोल दिए हैं। फिर भी मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि हमें ऐसे बातों से सावधान रहना है। जी जैसे कि हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे संगठन है भारत के अंदर, किसी भी संगठन के लीडर ने मतलब कि उसके हक में कोई बयानबाजी नहीं दिया है। तो क्या ये जो संगठन के लीडर हैं ये आपस में अगर ऐसे किसी और के ऊपर हमला किया हो तो अकेले अकेले को मार देंगे पकड़ करके, मनवादी जो ऐसे लोग होते हैं। तो क्या जो बाबा साहब कहते हैं जो शेरनी का दूध है वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्या इनके अंदर बकरी का दूध बन गया है क्या? जो जो जो, जो और संगठन के लोगों, शेरनी का दूध का मतलब है कि वो जुल्म के खिलाफ दहाड़ना, और जो इन जुल्म को टक्कर देना उसको कहते हैं दहाड़ना। ऐसे नहीं है बकरी का दूध मतलब ये बैठ पी कर बैठे हैं, चुपचाप आराम से बैठे हैं। कल को अगर इनकी जैसे चंद्रशेखर को हमला हुआ, ऐसे इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो इनके लीडरों के बयान क्यों नहीं आए, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? जी भारत में लोगों को एक बात स्पष्ट है कि भारत में शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% है, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की संख्या 7.5% है, पिछड़े वर्ग का संख्या 52% है, सामान्य वर्ग का संख्या 15% है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 10.5% है। ये है भारत का संवैधानिक व्यवस्था में संख्या का अनुपात। भारत में शेड्यूल कास्ट के जितने नेतृत्व हैं उनसे अगर पूछा जाए कि भारत में 1703 जाति की संख्या को मिलाकर 15% कुल संख्या है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शासन कर्ता जमात अगर आपको बनना है, शासक वर्ग बनना है, तो आपको 51% के ऊपर चाहिए, मिनिमम 51% चाहिए। तो क्या शेड्यूल कास्ट का 5, 10, 20 जाति को मिलाकर 51% हो जाएगा? अरे कुल संख्या 1703 जाति की कुल संख्या ही 15% है। शेड्यूल ट्राइब में 801 जातियां हैं, उनका कुल संख्या ही 7.5% है। पिछड़े वर्गों की संख्या 52% है, पर पिछड़े वर्ग के लोग जातियों में बटे हैं। 3743 जाति की संख्या को अगर मिलाया जाए तब वो 52% होंगे। और ओबीसी में, मैं खुद ओबीसी का आदमी हूं, मैं तेली जाति का आदमी हूं, मुझे जातिगत जो संरचना है, जातिगत जो ढांचा है, जातिगत जो रोटी बेटी का संबंध है, और मुझे पता है कि हम जाति के आधार पे बिल्कुल एक दूसरे के साथ, ओबीसी के अंदर ही हमारी रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं है। बस ये तो कहने के लिए है, इसमें बहुत बड़ा वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने यही कोशिश किया कि कोई जन्म से बड़ा नहीं हो सकता, कोई जन्म से छोटा नहीं हो सकता। ये तो एक मनोरोग है, भारत में एक मनोरोग है कि इसके हाथ का गिलास, एक गिलास पानी हमें नहीं चलेगा, इससे हमारा रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि वो अछूत है, नीच है, ना मालूम कैसे कैसे शब्दों का उपयोग है। ये धीरे 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 भारतीय मानस के ऊपर बैठाया गया, ये एक मनोरोग है। अब आप मुझसे ज्यादा सुंदर है, अब ये कहा जाए नहीं नहीं इनके घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, इनके हाथ का एक गिलास पानी मेरे को नहीं चलेगा। आखिर क्यों? आपके पानी को छूने से पानी गंदा हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, क्या हो गया? ये इसके ऊपर खुलकर सामाजिक के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको चर्चा करने की आवश्यकता है। जी दरअसल क्या है, भारत में एक समस्या है, एक तो अधर्मी लोग होते हैं, एक धार्मिक लोग होते हैं। धर्म जो ब्राह्मण जो लोग हैं ये अधर्मी हैं, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने पहले भी कई बार डिक्लेयर किया था कि जिसमें हिम्मत है हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। पहली बात तो ये शूद्र वर्ण को, जिसको शूद्र मानते हैं, शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, और उसको कोई धर्म का हिस्सा साबित करके हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। ब्राह्मणों को हमने चैलेंज किया, ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। जो आदमी धर्म का जिसको ज्ञान नहीं होता वो ऐसे ही करते हैं, वो दूसरों से नफरत भी करते हैं, छुआछूत भी करते हैं, जात पात के ऊपर विश्वास ही करते हैं, और वो दूसरे इंसान को इंसान भी नहीं समझते। दरअसल क्या, जो इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता, यानी कि क्या होता है, बहुत सारे इंसानों के अंदर पशुओं वाले गुण होते हैं। अब पशु जो होते हैं, अगर इंसान के अंदर ज्यादा पशु वाले गुण होंगे तो दूसरे इंसान को पशु समझेंगे, वो जानवर समझेंगे। जिस इंसान के अंदर इंसान वाले गुण ज्यादा होते हैं वही दूसरे इंसान को इंसान समझता है।
यानी कि इनके अंदर इंसान वाले गुण भी नहीं है, ना ही इनके अंदर कोई धर्म का ज्ञान है। धर्म का तो प्यार मोहब्बत सिखाता है। तो ये तो लोग जो है ना, इनकी बात का बुरा मत मानो, ये इनको धर्म का कोई याद है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं लास्ट सवाल है मेरा, कि जो संगठन आप भारत में, मुझे नहीं लगता ये सही काम कर रहे हैं। सारे के सारे संगठन दिशाहीन है, दिन रात पैसा लगा रहे हैं, कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। कारण क्या है? तो हम इसको, मैं चाहता हूँ कि जब तक एक साथ इकट्ठे नहीं आएंगे, 85% की बात करते हैं। एक रमा मैडम है, वो बोलती है कि 85% का दिन रात रोड़ा पाते हैं, 85%, 85%, 15% इनके ऊपर राज कर रहे हैं, तो 85% कहाँ है? यानी कि 85% का सिर्फ स्लोगन ही है, अंदर तो 85,000 करोड़ टुकड़े हुए पड़े इनके लोगों के। तो कैसे कैसे राज हासिल करेंगे? तो कहने का मतलब ये कि ये राज के तरफ जब तक राज नहीं आएगा बहुजनों के साथ पास में, तब तक इनकी ये दुर्दशा नहीं खत्म होगी। तो राज की तरफ ये सारे संगठन इकट्ठे होकर कैसे बढ़ेंगे, तभी ये कत्लेआम रुक सकता है, तभी ये सारा को रुक सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, तो इसकी बात समाप्त करते हैं जी। जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा भारत के युवाओं में जो एक जोश भरा गया है, जो एक नई दिशा दी गई है, एक आशा जगाया गया है, विश्वास पैदा किया गया है भारतीय संविधान को लेकर, भारतीय लोकतंत्र को लेकर, और सभी गुरुओं महापुरुषों के जीवन और उनके किए कार्यों से भारत के नौजवानों को अवगत कराया जा रहा है। उनके द्वारा एक बड़ा कार्य भारत में चल रहा है। और आपने जैसा कहा संगठनों को लेकर भारत में, तो ये बात सच है कि जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप का जो संगठन है वो कहाँ कहाँ है, अभी तक की आपकी उपलब्धि क्या है, सामाजिक संगठन का अंततः जो जागरूकता है, तो जागरूकता फिर भारतीय लोकतंत्र और संविधान में उसका योगदान कहाँ पे खड़ा हुआ? कितने आपके लोकसभा में अच्छे लोग आपने भेजा, कितने विधानसभा में भेजा, कितने जिला पंचायत में, कितने जनपद में, कितने ग्राम पंचायत में आपके अच्छे लोग समाज को नेतृत्व कर रहे हैं। आप सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, समाज में अच्छे लोग पैदा कर रहे हैं, तो अच्छे लोग संवैधानिक संस्थाओं में कितनी बड़ी संख्या में गए, एक बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर भारत में बहुजनों का जो लीडर हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी से जो लीडरशिप कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके द्वारा कोशिश जारी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा संख्या रखने वाला देश अब तो भारत ही बन गया। क्षेत्रफल के हिसाब से तो भारत का जो जमीन है वो चाइना से, भारत का जमीन चाइना का जमीन भारत से 4 गुना बड़ा है, तो संख्या 150 करोड़ है। भारत का जमीन चाइना से 1/4 है, तो जनसंख्या 150 करोड़ अब पहुंचने वाला है। तो एक बड़ा देश है, बड़ी संख्या है, रात दिन लोग लगे हैं। पर आपने एक बहुत सही सवाल उठाया, कितने कार्य करने के बाद इसका परिणाम क्या हो रहा है, ये आत्मचिंतन का विषय है। और भाई चंद्रशेखर जी हमारे महान गुरुओं और हमारे महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर भारत में एक बहुत बड़ा उनका जो कार्य है, उनका जो एक सपना है कि भारत अक्षरशः संविधान से चले, लोकतंत्र अक्षरशः लागू हो, जहां अन्याय, अत्याचार, शोषण, अपमान, जन्म के आधार पे घृणा, नफरत, महिलाओं के का जो एक असुरक्षा का वातावरण देश में बना हुआ है। आज हमारी बेटियां घर से निकल रही तो उन्हें डर सताने लगा है। ऐसे आए दिन प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अन्य मीडियाओं में भी, सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं। ऐसे स्थिति में बड़ा सोचने का एक समय है भारत में, और भारत में शांति रहे, भारत गृह युद्ध की तरफ ना बढ़े, इसके लिए एक बड़ा कार्य चल रहा है। क्योंकि इतना उपद्रव, और ऐसे अभी भारत में आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, पूरा बस्तर का हालत आप पहले देखें, अभी तो बस्तर में बहुत शांति है। वर्तमान सरकार के द्वारा बड़ा पहल किया गया है अंदर से। ऐसे देश भर में चल रहे हैं। तो आज आपने ये जो कार्यक्रम रखा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर, उनके कार्यों को लेकर, मैं वॉइस ऑफ मानवता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे गंभीर विषय पे ये बात रखा। जी धन्यवाद। जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें जब तक ये जो संगठनों के लीडर हैं, अगर ये हरामखोरी नहीं छोड़ेंगे, हरामखोरी का मतलब होता है जो दूसरों के टुकड़े पर पड़ते हैं और खुद तो कमाई करते नहीं है, मतलब दूसरे लालची हैं, बेईमान है, ठगे हैं। क्योंकि मैं इनकी वजह से ही आज बहुजन समाज बिखरा हुआ है।
अगर ये लोग अलग अलग लड़ते रहे इसी लालच में आकर के, तो ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे भाई साहब। अगर ये लोग लालच को त्याग करके, घमंड को त्याग करके अगर एक साथ इकट्ठे आएंगे, तो इनको कोई भी विश्व की ताकत इनको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। तो ये लालच को, घमंड को त्यागें, और तभी इनको जो है ना महापुरुषों की जो बातें हैं वो उसको जीवन में लागू करें। नहीं तो ये जो है ना, ये हालात इतने खराब हो पड़े कि 2025 में जो मनवाद जो करना चाहते हैं, मनवाद 2025 में 100% ये हिंदू राष्ट्र करेंगे। मतलब ये चलो, ये देखना होगा आप लोगों ने, बहुजनों ने, कि उसको स्वीकार करना नहीं करना। अगर ये अलग अलग लड़ते रहेंगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग नहीं लड़ेंगे, साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल मनवाद को बिस्तरा गोल करके हाल भागना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये मनवाद का जो 2025 लास्ट से ईयर चल रहा है भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्रांति भी आ सकती है, और ये मोदी और योगी ये भारत के मतलब हिंदू राज के लास्ट सम्राट हैं। इसके बाद में हिंदू राज समाप्त हो गया है, क्योंकि इनकी नफरत जो फैला रखी है इन लोगों ने, ऐसी इनकी नफरत इनको खा जाएगी। तो मैं एक अगर कुछ लास्ट मैं में संदेश एक देना बात चाहते हैं। आपको टोकना चाहता हूँ। आपने कहा कि हिंदू सम्राट के, हिंदू राज के आखिरी सम्राट हैं। मैं जी इस विषय पे आपसे अलग से बात करना चाहता हूँ। जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से हैं, और वो पूरे देश में, मैं ओबीसी का हूँ, और मुझे एक अवसर चाहिए। उनको हिंदू के नाम पे भारत में वोट नहीं मिला, उनको पिछड़े वर्ग के नाम पे भारत की जनता, भारत का नागरिक उनको एक मौका दिया है। ये कहना बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत नहीं हूं कि वो हिंदू राष्ट्र के सम्राट हैं। जी, अरे वो वो ओबीसी ओबीसी आप कहें, शब्द प्रयोग भले, में क्षमा चाहता हूं आपसे, आप विद्वान हैं, नहीं पूरे नहीं दुनिया विद्वान, में आपकी बात सुनी जाती है। पर जी जी भारत के संदर्भ में, भारत में हिंदू नाम का कोई जाति नहीं है, भारत में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है भी तो ब्राह्मण धर्म है, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। अगर जी हम जी हिंदू पूरे भारत में हिंदू होते तो 25 करोड़ लगभग शेड्यूल कास्ट के लोग घोड़ी में चढ़ने पे मार दिए जाते हैं, मूछ रखने पे मार दिए जाते हैं, मंदिरों प्रवेश पे मार दिए जाते हैं। अगर वो भी हिंदू है, अंदर बैठा हुआ पुजारी भी हिंदू है, तो ये अन्याय अत्याचार क्यों होता? इस देश में आदिवासी जंगलों में हजारों साल रहे, जहां जीवन जीने लायक कोई सुविधाएं नहीं थी। अगर आदिवासी भी हिंदू है और मंदिर में बैठा पुजारी भी हिंदू है, तो इतनी यातनाएं हजारों सालों क्यों भोगते? अगर मंदिर में बैठा पुजारी हिंदू है और इस देश का पिछड़ा वर्ग हिंदू है, तो जाति के नाम पे ओबीसी इतना अपमानित और प्रताड़ित क्यों होता? हाँ, भारत में धर्म है, सनातन धर्म है, उसका पर्यायवाची नाम वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। ये तो मुगलों की दी हुई गाली है हिंदू, जो इस देश में उसको लोकप्रिय बनाने का, और इसका ये जो मामला खड़ा हुआ है मीडिया के कारण हुआ। जी 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 चलिए, हम ये आपकी बात को मीडिया, मान लेते हैं, लेकिन गुलाम में और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, भारत में लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक सुरक्षा का लाभ लेकर जो लोग विधानसभा में जा रहे हैं, जो लोकसभा में जा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री और ऐसे पदों में बैठे हैं, वो भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, जबकि भारत के संविधान का शपथ हो, जब नामांकन करते हैं चुनाव में, तो शपथ लेते हैं मैं भारत के संविधान का रक्षा करूंगा। फिर अगर वो जीत गए तो सदन में वो शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान का रक्षा करूंगा। अगर वो मंत्री बन गए, मंत्री परिषद में आ गए, तो वो शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान का रक्षा करूंगा। सभी जगह आप भारत का शपथ लेते हो और मैदान में आप हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान बोलने से ध्वनि निकलता है हिंदुओं का स्थान। अगर ये देश हिंदुओं का स्थान होता तो भारत के संविधान में पहले ही लाइन में भारत या इंडिया नहीं लिखा जाता। ये जो भ्रामक बात है, इसका पर खुलकर चर्चा हो। जी जी और हम एक बात करेंगे मैं आने वाले करना वक्त चाहता में। हूँ, जी जी, इस पर आने वाले अगर वक्त में शेड्यूल बात कास्ट करेंगे। हिंदू है, शेड्यूल कास्ट की संख्या इस देश में 15% है, शेड्यूल ट्राइब का संख्या इस देश में 7.5% है, ओबीसी का संख्या ओबीसी के नाम पे 52% है। जी जी ओबीसी का संख्या ओबीसी के नाम पे 52% है, ना कि हिंदू के नाम से 52% है। जी जी धार्मिक अल्पसंख्यक में जो सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक है। उनका वर्ग के, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पे 10.5% संख्या है। फिर समान है, समान में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी संख्या भारत में कुल 15% है। तो जी जी एक तरह से ये जो राजनेता हैं, जो देश का नाम जो भारत है, वो भारत ही नहीं बोलते। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसके पीछे जो है ना गुलामी का सिस्टम चलता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उसमें। देखो लास्ट में एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर रहे बहुजन जो है ना, अगर बहुजन जबान के कच्चे, ईमान के कच्चे, अगर वक्त के कच्चे रहे, तो कभी जिंदगी में जीत भी नहीं पाएंगे और ना ही जागरूक हो पाएंगे।
अगर ईमान बहुजन लोग ईमान के कच्चे, ईमान के पक्के, जुबान के पक्के और वक्त के पक्के होंगे तो जाग भी जाएंगे और आजाद भी हो जाएंगे। तो संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने हमारे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही धारते रहेंगे, सच्चाई का जो बोलबाला चलता रहेगा। इस सच्चाई से ही लोग बड़े बड़े जो है ना झूठ के पहाड़ भी नीचे गिर जाते हैं। ये तो कोई किस खेत की मूली है। तो थैंक यू आपका जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद, सत श्री अकाल।